दोस्तों हम आ गए हैं फिर से लेकर के आप लोग के पास फिजिक्स का जो एक सेशन था। तो इस फिजिक्स के सेशन में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी एमटीएस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों हमको इससे मोटिवेट मिलता है और इस मोटिवेट से हम अगली बार जो है और नए नए प्रकार के वीडियो बना के लाता रहूँगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी परिवर्तन प्रभावित होगी। तो दोस्तों जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होगा दोस्तों। तो केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होता है। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उस समय उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता। बाद में वह धीरे धीरे उसे चीज़ दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों कि कोई व्यक्ति धूप से अचानक किसी रूम में आता है तो उस समय क्या होता है कि उसको कोई वस्तु नहीं दिखता, कुछ देर तक नहीं दिखता। तो यह जो कारण है वो ऐसा क्यों होता है। तो आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, इसके कारण जो है कुछ देर तक जो है वस्तु नहीं दिखाई देता। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का जो है उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों अवतल लेंस होता है जिसे हम नतोदार कहते हैं, अवतल लेंस जिसे नतोदार भी कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों अवतल लेंस जो है हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कौन दोस्तों। तो अवतल लेंस क्या बनाता है दोस्तों। तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है। तो दोस्तों साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है। तो दोस्तों यह जो है बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण ये चमकदार रंग का परिघटना होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। तो दोस्तों दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों उसका लेंस का जो क्षमता होगा 0.5D। किसका दोस्तों। तो देखिए निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का, जिससे कि कोई आँख में निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है आँख, तो उसका जो सुदूर बिंदु होता है 200 सेंटीमीटर होता है। तो लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा। तो 0.5 डायोप्टर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हैंड मिरर का प्रकार होता है। हैंड मिरर का प्रकार कैसा होता है दोस्तों। तो अवतल प्रकार का होता है। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हैंड मिरर का जो प्रकार होता है वो कैसा प्रकार होता है दोस्तों। तो अवतल प्रकार होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो दोस्तों देखिए नेत्रदान में जो दाता की आँख है, आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो वो दोस्तों कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। किसको दोस्तों। कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों वो रेटिना से परिवर्तित होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वो दोस्तों कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब एक स्वस्थ, जिसका स्वस्थ आँख होता है, मतलब ठीक होता है, तो उसके लिए जो होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर वो स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो दोस्तों उसकी दृष्टि में जो है, जो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो वो निकट दृष्टि दोष हो जाता है दोस्तों। जो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति को क्या नहीं दिखाई देता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष व्यक्ति को क्या नहीं दिखाई देता है? तो वो जो है दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता। दूर की वस्तु को क्या कर सकता है दोस्तों? तो वो साफ साफ नहीं देख सकता। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है क्या? निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, या कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को, देखिए दोस्तों, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। व्यक्ति को क्या नहीं दिखा देता? निकट की वस्तु। तो देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को कि दूर की दृष्टि, जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है उसे नज़दीक का वस्तु नहीं दिखाई देता है, मगर जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसे क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग है क्या दोस्तों? ये बोल रहा है कि प्राथमिक रंग है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अन्य रंग के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उसे हम प्राथमिक रंग, वही प्राथमिक रंग होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों प्राथमिक रंग जो है वो लाल है, हरा है और नीला है। प्राथमिक रंग कौन कौन सा है दोस्तों? लाल, हरा, नीला, तीन ठो है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पेट अथवा शरीर के अन्य अतिरिक्त अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। किस पर है दोस्तों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, दिखाई देने का कारण क्या होता है? मतलब वही कि जब हम पानी की टंकी को ऊपर से देखते हैं तो गहरा दिखाई देता है। गहरा दिखाई देने का कारण क्या हो सकता है दोस्तों? तो अवतल अपवर्तन के कारण, अवतल नहीं दोस्तों, अपवर्तन के कारण वो क्या होता है? गहरा दिखाई पड़ता है। तो चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? चटका हुआ जो कांच होता है वो चटकीला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चटकीला हुआ प्रतीत होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? चटकीला प्रतीत होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मरीचिका का उदाहरण है। तो दोस्तों मरीचिका का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो मरीचिका का जो उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मरीचिका का उदाहरण क्या है दोस्तों? मरीचिका का उदाहरण जो है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके उदाहरण है। किसके? मरीचिका के। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? इंद्रधनुष जो है दोस्तों वो कितने रंग को दिखाता है? तो वो 7 रंग को दिखाता है।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हीरा चमकदार दिखाई देता है, ऐसा क्यों दोस्तों? हीरा जो है चमकदार दिखाई देता है, तो यह सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है। किसके कारण दोस्तों हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है? तो दोस्तों ये रहा कांच से जल, कांच से जल में गुजरना होता है। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है? तो कांच एवं जल से उसे गुजारना होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बाह्य आंतरिक में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा कैसा? तो वो आकाश कैसा दिखाई देगा? उसे काला दिखाई देगा दोस्तों। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है दोस्तों? तो आकाश जो वो काला दिखता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? तो सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करके हम अबिंदुकता को दूर कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। लैम्पर्ट नियम किससे संबंधित है दोस्तों? लैम्पर्ट जो नियम है वो प्रतिदीप्ति से संबंधित है। तो दोस्तों प्रतिदीप्ति संबंधित है लैम्पर्ट नियम से, लैम्पर्ट नियम से दोस्तों, लैम्पर्ट नियम है, लैम्पर्ट नियम। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस जो होता है दोस्तों वो वास्तव में क्या होता है? वास्तव में उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस जो होता है वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c द्योतक है प्रकाश वेग का। c जो है द्योतक किसका है? प्रकाश के वेग का। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण, तो आइंस्टीन ने कौन सा समीकरण दिया था दोस्तों? E=mc² समीकरण, जिसमें c शोधक होता है प्रकाश वेग का, प्रकाश वेग का शोधक है, द्योतक है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि ये चमकदार रोशनी देता है दोस्तों, इसीलिए करके सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब सड़क पे प्रकाश के लिए प्रयुक्त हम सोडियम लैंप का प्रयोग करते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये चमकदार रोशनी उत्पन्न करता है, देता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंग का विभाजन कहलाता है क्या दोस्तों? प्रिज्म में जो है प्रकाश के विभिन्न रंग का विभाजन कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और पूरे क्वेश्चन को रट जाइए ताकि एग्जाम में आपसे छूटे ना दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है दोस्तों? धूल कण के कारण क्या होता है? प्रकाश का विसरण होता है। प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है दोस्तों? धूल कण के कारण प्रकाश का विसरण होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा कैसा? दोस्तों क्वेश्चन कहला है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा दिन के समय आकाश? तो वो काला दिखाई देगा चंद्र सतह पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला
किस तरह का व्यवहार करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करेगा। तो वह दोस्तों अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों दोस्तों खतरे में हम लाल संकेत का ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका परिकिरणन सबसे कम होता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है दोस्तों वो क्या होता है, सबसे कम होता है, इसलिए इसका हम खतरे के लिए प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्र नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाता हुआ प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? जब अस्त होता है सूर्य तो उस समय वह लाल क्यों दिखाई देता है? तो परिकिरणन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में है जो दोस्तों किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का। इंद्रधनुष में बैगनी का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।